चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सबको। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस आपको क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। आपको पता है कि हिस्ट्री में सबसे अधिक वेटेज जो है मॉडर्न हिस्ट्री की ही होती है। हिस्ट्री क्या मैक्सिमम सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा ना इतना। चलिए शुरू करें। तो सबसे वेटेज अधिक होता है, इतना तो दिख रहा होगा ना। केवल सिलेबस है, पढ़ाने वाला कोई चीज नहीं है। तो सिलेबस को पता है, मैं इस तरह से कंसाइज किया हूं ना, क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग खुद प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग को पता है किसके साथ क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप मराठा के क्वेश्चन लगाने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी वाला मराठा कहीं और दिया है और जो भी पेशवा हुए उनका क्वेश्चन कहीं और दिया है। अब उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनता नहीं है आपसे। बंगाल का नवाब ऑफ बंगाल कहीं और दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे समराइज करें, कैसे एक जगह कंसाइज करें, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके सिलेबस इसका बनाए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, और साथ ही साथ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था भारत में कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखा जाए तो पहला हमारा चैप्टर क्या होगा, यहां से आप मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं। वेटेज कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और आसान क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम प्रश्न बन जाते हैं यहां से। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसको एक चैप्टर बस मानते हैं अभी हम लोग, ठीक है। यहां तक यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज को हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद से आगे आएंगे तो नवाब ऑफ बंगाल देखेंगे, उसके बाद से जो भी रीजनल स्टेट्स हुए उस समय, जो भी निकल के बाहर जो है कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, उनको देखेंगे। और साथ ही साथ इसका इतना बेस्ट आपको नोट्स मिलेगा गवर्नर जनरल का कि दिल खुश हो जाएगा आपका। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मतलब कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो होगा हम यही रखेंगे, शायद कहीं ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये सिलेबस वैसे ही हमने फ्रेम किया है जैसे आपको घटना चक्र में दिया गया है। तो गवर्नर जनरल, वाइस राय, ये सब हम लोग करने वाले हैं, जो कि काफी बेहतर नोट्स के साथ ये अवेलेबल करवाएंगे कि एक गवर्नर जनरल के बारे में जितने फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में सब एक जगह कंसाइज करवा देंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश शासन का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आपको पता है कि ड्रेन थ्योरी आप पढ़ते होंगे, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ते होंगे रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह। तो इस चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में देखेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति जो है कैसे हुई थी, क्या रीजन थे इसके, क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या इसके नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े, सबको हम लोग देखने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि भारतीय शिक्षा का विकास जो है आधुनिक भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको देखेंगे। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, मतलब प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हो गया, जिसमें आपको न्यूज़पेपर हो गया, प्रेस हो गया, किसने क्या लिखा, इसके बारे में सब जगह हम एक जगह कंसाइज करेंगे। साथ ही साथ अगला देखेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि सामाजिक आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। जितने हैं आपके सबके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे हाँ, आगे देखेंगे कि जो भी हमारा कांग्रेस था उससे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश बिफोर कांग्रेस। जैसे कि आपने पढ़े होंगे आपकी ब्रिटिश बंगाल इंडियन एसोसिएशन, या फिर इंडियन एसोसिएशन पढ़े होंगे आप। फिर इसके बाद से आप पढ़े होंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में पढ़े होंगे, जमींदारी एसोसिएशन के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, जो कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बना, उसको देखेंगे, और यहां से हमारा पूरा हिस्ट्री सीधा हो जाएगा। इसके पहले डिफिकल्ट होता है हर चीजों को करना, लेकिन यहां से सीधा हो जाएगा, और यहां से हम लोग सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को देखेंगे।
साथ ही साथ जो भी हमारा आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से जो भी गरम दल और नरम दल के नेता थे उनको देखेंगे। जो भी रिवोल्यूशनरी मोमेंट हुआ जिसमें आपको पता है कि भारत में जो है अभिनव भारत की बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुशीलन कमेटी की बात करते हैं, या फिर आगे चलते हैं तो इसी में हम लोग देख लेंगे आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके बारे में सारा, या फिर बाहर में भी जो भी संस्थाएं गठित हुई आपको फॉरेन वगैरह में, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे यहाँ पर, बंगाल का विभाजन, उसके बाद से कांग्रेस हो गया, बनारस हो गया, कोलकाता हो गया, सूरत अधिवेशन देखेंगे, मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसको देखेंगे। उसके बाद से मार्ले मिंटो सुधार हो गया, दिल्ली दरबार, राजधानी परिवर्तन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, सारे को हम लोग इसके बाद से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं होम रूल लीग, गांधी और इनके जो भी अर्ली मोमेंट है उनको देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद हो गया, सबको देखेंगे, किसान आंदोलन, प्रेजेंट मोमेंट हो गया, ट्रेड यूनियन देखेंगे, उसके बाद से आपका कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे, रॉलेट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, सबको देखेंगे। इसके अलावा जो हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये हो गया, उसके बाद से साइमन कमीशन हो गया, उसके बाद से लाहौर सेशन हो गया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट कह सकते हैं पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ठीक है, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आप सीडीएम की बात करेंगे, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, उसके बाद से कॉमनवेल्थ अवार्ड देखेंगे, पूना पैक्ट के बारे में देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से प्रोविजनल जितने भी इलेक्शंस हुए उसके बाद से हम उसको देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट वगैरह यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आगे चलते हैं तो आगे आइएगा तो कांग्रेस का जो भी त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था उसके बारे में देखेंगे, जो भी हमारा प्रिंसली स्टेट है उनके बारे में देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, आजाद दस्ता हो गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कैबिनेट मिशन को देखेंगे, भारत का पार्टीशन कैसे होता है उसको देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, पॉलिटी में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम स्किप करते हैं बार बार, ये तरीका है पढ़ाने का हमारा। उसके बाद से आधुनिक इतिहास में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री उसका विविध देख लेंगे, उसके बाद से पत्र पत्रिकाएं, ये तो हम लोग ऊपर कवर कर लेंगे, ठीक है, ये सब करना नहीं है हमको, ठीक है। ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन रहा कि हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। एक्चुअली जो होगा ना, हम लोग क्राउन जो हो गया, क्राउन को हम रख रहे हैं सोर्स, और साथ में आपको अपना कुछ हम ऐड करेंगे, साथ में घटना चक्र ऐड करेंगे, और आपको स्पेक्ट्रम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज बड़ा चैलेंज हमको आ रहा है, देखिए आप लोग कह सकते हैं कि मानते हैं आप लोग एक तरह से भाई बहन है हमारे, या फिर कह सकते हैं कि कोई हमसे बड़े भी हो सकते हैं, कोई छोटे भी हो सकते हैं। एक चीज का समस्या बड़ा आ रहा है हमको इस सब्जेक्ट में, जैसे आज हम लोग इस पे काम करा रहे थे ना, मतलब ट्रांसलेशन को लेकर मतलब परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब देख रहे हैं कि हिंदी वाले का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर करवा रहे हैं तो मतलब कई जगह ना, जैसे कि रियल फाउंडर के जगह पे ट्रू फाउंडर आ जा रहा है, और उतना एक आदमी ट्रांसलेशन लिखना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जितने ट्रांसलेशन होते हैं सारे एआई से होते हैं, हिंदी में हम लोग लिख के दे देते हैं सारी चीज़ों को, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो अगर कहीं वर्ड्स का कहीं छोटा मोटा अगर दिक्कत आता है तो आप समझ जाइएगा, उस टॉपिक से संबंधित होगा, एयर से संबंधित होगा, उस आदमी के नाम से संबंधित होगा, पर्सनालिटी का, या फिर हिंदी में लिखा होगा, तो थोड़ा सा कॉपरेट करके वहाँ पे मैनेज करिएगा। भरसक हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, बहुत बोरिंग भी लगता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बोरिंग आपको बिल्कुल नहीं लगे और इसको इंटरेस्टिंग करके हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज को देखेंगे। इसमें एक्चुअली जो है अगर देखा जाए तो जो भी मिडाइवल पीरियड रहा, मध्यकालीन भारत रहा, उस समय एक तरह का होड़ लगा रहता है लोगों में। सबको होता है कि भाई हम नई नई रूट की खोज करें, नई नई जगहों की खोज करें। तो उस क्रम में कई लोग कहते हैं कि भारत की खोज हुई थी, लेकिन भारत की खोज तो हुई नहीं थी। वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन खोज उसकी की जाती है जो भूल गया रहता है। तो भारत कोई भूला नहीं था, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो हिस्ट्री है काफी पुराना रहा है, तो भारत कभी भूला नहीं है। तो एक्चुअली भारत की खोज हुई ही नहीं थी, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो है टर्म यूज कर लेते हैं कि भारत की खोज हुई थी। तो उस समय बड़ा लोगों में होड़ लगा, पूरे यूरोप में होड़ लग गया कि लोग जो है नए नए जगहों की तलाश करने लगे,
जहां पर वो लोग ट्रेड करने की तलाश करने लगे, किस रूट से ट्रेड किया जाए, व्यापार किस रूट से किया जाए। क्योंकि व्यापार में हो सकता है कि भारत जो है ऐसा जगह था जहां पे आप देखिए कपड़ा से लेके, मिर्च से लेके, मसाला से लेके हर चीज यहां पर उपलब्ध थी, अफीम से लेके हर चीज उपलब्ध था। मतलब कि कहे तो अगर ब्रिटेन हो गया, चाहे आपको डच हो गया, या फिर आप कहे तो डेंस हो गया, चाहे कहे तो फ्रांसीसी हो गया, अब यूरोप में सारे ये लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इनकी होड़ लगी और भारत में आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने लगे। तो सवाल एक उठ रहा था, कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था स्पेक्ट्रम का, तो उसमें कुछ बातें आ रही थी कि अलग अलग इतिहासकार जो है ना अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में आने का अंग्रेजों का उद्देश्य जो है, यहां पर केवल उनको ट्रेड करना था। समझ रहे हैं ना, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, अभी माहौल बना रहा हूं मैं, तब मैं टॉपिक पे आऊंगा। मैंने कहा कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का यहां आना भारत को गुलाम करना नहीं था, बल्कि केवल उनको ट्रेड करना था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे कंडीशंस बन गए कि उस ट्रेड के दौरान कुछ उनको समस्याएं आने लगी। जैसे अगर ट्रेड में क्या होगा, कोई चीजें आप खरीदते हैं, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कुछ चीज खरीदते थे और उसको फैक्ट्री में क्या करते थे, उसको बना के फिर क्या करते थे, इंग्लैंड की तरफ लेके जाते थे। तो उनको खरीदने और बेचने में कुछ कुछ चीजें दिक्कत आने लगी। यहां पर खरीदने में यहाँ के शासक, यहाँ के रूलर थे, जो भी मुगल हो गए, या फिर कह सकते हैं जो भी आपके रीजनल स्टेट्स के शासक हो गए, कुछ ना कुछ वो लोग बीच में अड़चने डालने लगे। कोई कह रहा है कि कुछ चुंगी मांग रहा है, चुंगी समझ रहे हैं कि मतलब एक तरह का टैक्स होता है, तो कोई टैक्स मांग रहा है। कोई कह रहा है कि अगर आप हमसे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि भाई माल को जो है मैं इतना पैसे में दे रहा हूं तो इतना में नहीं हो पाएगा, अब हम इतना में देंगे। तो कई इतिहासकार, कई जो भी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों का भारत में प्रवेश करना, यहां पर ट्रेड करना केवल उनका मात्र उद्देश्य था। अब ये मत कहिएगा सर आप अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहासकार की बातें कर रहा हूं। तो कई सारे जो इतिहासकार है कहते हैं कि भारत का में अंग्रेजों का प्रवेश करना भारत को गुलाम करना नहीं था, बल्कि भारत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके व्यापार करना, ट्रेड करना था। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जनरेट हो गए कि जो भी रीजनल स्टेट्स के शासक हैं उनसे क्या होगा, धीरे धीरे इनको ट्रेड के संबंध में ही क्या करना पड़ा, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा करना पड़ा, कंपटीशन होने लगा, कुछ कुछ लड़ाइयां होने लगी, कुछ वार होने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे इनके मन में ये भावना जागने लगी कि अगर हम इनको ऐसी बातें करके इनको मनाते हैं तो हमको इतना ट्रेड में फायदा होता है, तो अगर केवल इसको पूरा स्टेट को ही अगर ले लें, अगर हम कोची को ही हड़प लें तो हमको कितना मुनाफा होगा, अगर लालच आने लगा। तो एक तो पक्ष ये हो गया, और दूसरे इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का उद्देश्य जो था प्री प्लान्ड था। उनका कहना ही था कि अगर भारत में हम आएंगे, यहां पर व्यापार करेंगे, और व्यापार करते करते भारत को हम क्या करेंगे, गुलाम बना देंगे। तो इस पे कंट्रोवर्सी है, इस पे मैं अपना कुछ सहमति या फिर स्टेटमेंट, अपना विचार नहीं देना चाहूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि कई सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिनका दो मत है। कई कहते हैं कि भारत को गुलाम करने के उद्देश्य से ही अंग्रेज भारत में आए थे, और कई कहते हैं कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में अंग्रेज आए हुए थे। अब कुछ इसमें दो मत है, तो कई लोगों का कई बातें कहना है, तो अब उस पर मैं अपना कुछ मत अभी देने वाला नहीं हूं, आप खुद उस पर डिसाइड करिएगा। अब सोचिए कि कितना दुर्लभ स्थिति था और कितना शर्मजनक स्थिति था कि सोचिए कि हमारे ही देश को ये लोग दहेज में देने लगे। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ आपको आइडिया मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। जब आप पढ़िएगा, ब्रिटेन के बारे में पढ़िएगा और पुर्तगाली के बारे में पढ़िएगा, तो पता चलता है कि राजा और रानी का जब शादी होता है तो हमारे मुंबई को ही दहेज के रूप में उसको दे देते हैं अंग्रेजों को। एलिजाबेथ की जब बातें चलती है और चार्ल्स की बातें चलती है, तो वहां पर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक बस बता रहा हूं कि यह परिस्थितियां जनरेट हो जाती है कि हमारे स्टेट को, हमारे देश को ये लोग दहेज दहेज आपस में खेलने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हारा उसमें कुछ है ही नहीं, देश हमारा है, देश हमारा भारत है, और तुम हमारे पार्ट को, हमारे एरिया को, हमारे राज्य को दहेज दहेज तुम खेल रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमने दहेज के रूप में तुमको दे दिया, वो चुंगी पे उसको दे रहा है। मतलब ये लोग यही कर रहे थे, ठीक है, और उनका कोई इसमें अधिकार नहीं था। अरे भाई, तुम्हारा देश ही नहीं है ये देश हमारा था। और सवाल तब ये उठता है कि इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था कि जितने इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि लैंड रूट से आए। सोचिए, इनका बहुत सारा रास्ता खाली था। आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान, ईरान वाला से रास्ते भी आ सकते थे, ये सी रूट से ही केवल आते थे।
मतलब सोचिए कि इनको इतना भी ताकत नहीं था कि अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से इनको डर लगता था कि वहां उस रूट से आने पर हमको संघर्ष भी करना पड़ेगा, और ये सी रूट से ही आए भारत में। यानी कि कहने का मतलब है कि उतने शक्तिशाली अंग्रेज नहीं थे। जब दूसरे छोटे छोटे राज्य इनको हरा देते हैं, तो यहां पर खुद जो है, इनमें खुद आपस में अनबन था। आपस में खुद जो होता है ना कि 4-5 जिला को ले लिए और अपने आप को राजा घोषित कर दिए। समझ रहे हैं ना कि 5-6 जिला ले लिए, 5-6 गांव ले लिए, और पता चलेगा कि वहां पे हम खुद अपर राजा हैं। क्योंकि राजा को क्या चाहिए, एक किंग को क्या चाहिए, बस इतना चाहिए, उसको सारी सुख सुविधाएं मिले, एक महल मिले, बहुत सारी रानियां मिले, यही नहीं चाहिए एक राजा को। और क्या चाहिए राजा को, और सारी सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाता था। और इतने छोटे छोटे जब राजा बनेंगे, तो अंग्रेजों के हथियार मॉडर्न थे, हर चीज मॉडर्न था, और उनका सोच भी मॉडर्न था, तो उनके आगे आप कैसे टिक सकेंगे? समझ रहे हैं ना। और इनमें खुद कह सकते हैं अनबन होने लगा आगे चल के। बाद में पता चलेगा कि अंग्रेजों की जब बात आएगी, यूसुफ आदिल शाह की जब बात करेंगे, जब बीजापुर और गोवा की बात आती है, जब छीन के दिया गया, आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे, तो सोचिए कि इसी पुर्तगीज को, यही पुर्तगीज थे जो कृष्णदेवराय के सामने जो है खड़ा नहीं हो सकते थे ये लोग। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उसी समय की बात है जब कृष्णदेवराय जो है, विजयनगर साम्राज्य जो एम्पायर जो था उसमें ये रूलर हुआ करता था। और कृष्णदेवराय के समय जो है ये लोग खड़ा नहीं हो सकते थे पुर्तगीज उसके सामने, और उसके बगल का जो बीजापुर है वहां से गोवा छीन लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि आपका पड़ोसी है, और आप कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसी के घर से कितना चोरी हो जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, बांटो और राज करो। वही चीज अंग्रेजों का था कि इनके खुद के साम्राज्य में, भारतीय साम्राज्य में इनका अपना एकमत नहीं है, तो क्या किसी से ये क्या कंपीट करेंगे? बाबर वो बाबर जिसको रहने के लिए घर नहीं था अपना, और यहां आके भारत में क्या बन गया? राजा बन गया। समझ रहे हैं ना। बाबर को रहने के लिए घर तक नहीं था, वो बाबर था, और यहां पर आके राजा बन गया। तो कहीं ना कहीं कमियां यहीं पर थी। यहीं के चाचा भतीजे मिलकर उसको बुला रहे थे, यहीं के लोग लड़ा रहे थे। ठीक है, अब मैं यहां पर कोई डिस्कशन आपको नहीं करने वाला हूं कि अकबर द ग्रेट, की बाबर द ग्रेट, की अशोका द ग्रेट। मैं इस पे बातें नहीं करूंगा। जिसको जो ग्रेट लगता है मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि कभी मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करता हूं। लेकिन बस बातें इतनी है कि जो भी विदेशी, जो भी फॉरेनर्स भारत में आए, भारत में जो है अपना एक मत नहीं था, जिसके कारण हम लोग गुलाम हुए। ठीक है, आप हर जगह देखेंगे वहीं देखा जा रहा है चीजें। और मैंने बोला कि कितना शर्मनाक बातें हैं कि यह हमारा स्टेट को क्या करते हैं, हमारे स्टेट को ही दहेज के रूप में दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, और आगे आप एक और तथ्य देखिएगा, जब पुर्तगीज भारत में आते हैं तो ये कितना ना मैरिज पॉलिसी चला देते हैं पुर्तगीज। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना कि सर ये फैक्ट कहां जाएगा, वो फैक्ट कहां जाएगा, बस मैं आपको भूमिका बना रहा हूं। पुर्तगीज जब भारत में आते हैं तो पुर्तगीज क्या करते हैं, भारतीयों से शादी करने लगते हैं लोग। मतलब कि पुर्तगाल के क्या होते हैं, पुर्तगाल के पुरुष होते हैं, और महिलाएं कहां की होती है, भारत की महिलाएं होती है। यानी कि पुर्तगीज के पुरुष और भारतीय महिलाओं से शादी होने लगता है। जो एंग्लो आप सुनते हैं आजकल संविधान में भी, एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, वही एंग्लो इंडियंस होते हैं। फिर कहिएगा कि सर फिर इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, मैं बताऊंगा। चूंकि जो है ना, एंग्लो में क्या होता है कि जो है पिता तो उधर के हो गए, लेकिन माता हमारे यहाँ की है, तो जो पुत्र जन्म लिया या पुत्री जन्म ली, उसका क्या गलती है भाई? समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए उनको एंग्लो कहा जाता है। ठीक है, तो समझ रहे, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोग कितना पॉलिसी चलाए, ये भी पॉलिसी चलाने लगे कि पता है कि अगर शादी कर लेंगे तो दामाद को क्या होता है, हमारे भारत में काफी मान्यता मिलती है, काफी सेवाएं होती है, खाना खाते समय पंखा डुलाया जाता है दामाद को। ठीक है, 3-4 तरह के पकवान बनते हैं। तो ये लोग क्या किए, मैरिज पॉलिसी भारत में चला दी और भारत के महिलाओं से ही शादी करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो पता है ये जो शादी करने की परंपरा है ना, ये शादी करने की परंपरा जो है बड़ा खतरनाक चलता है। आप आगे जब चलिएगा तो शादी ये लोग बहुत खेले हैं। जैसे तो भारतीय महिलाओं से शादी करने लगे। एक ऐसा समय था कि डच भी इतने खतरनाक थे। डच कौन था? डच कोई नहीं, हॉलैंड नीदरलैंड की बात करते हैं, उसी को डच कहा जाता है। और ये बहुत खतरनाक थे ये लोग भी। ये भी क्या करते हैं कि अंग्रेजों को पता है, अंग्रेज की रानी को ही ये सेट कर लिए लोग। सोचिए, आप समझ रहे हैं ये कितने खतरनाक थे डच वाले भी। अगर हम पुर्तगीज और डच पढ़ेंगे तो ये भी अंग्रेज को रानी को ही सेट कर लेते हैं। ठीक है, और अंग्रेज को रानी को जब सेट करके वहां पे जाता है ये शादी करने के लिए रानी से,
अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कहां पे डच, कहां पे अंग्रेज, कहां पे हॉलैंड, कहां नीदरलैंड, कुछ भी नहीं सोचना है। बस मेरी स्टोरी को समझिएगा कि ये लोग कितना मतलब चाल चलते थे एक राज्य के लिए, एक साम्राज्य के लिए और एक ट्रेड के लिए। ठीक है, तो जब ये क्या हो जाता है, इसको प्यार हो जाता है कहां के, अंग्रेजों की रानी से प्यार हो जाता है, ब्रिटिशर से। तो और वहां जब जाता है तो वहां के लोग इसको बहिष्कार करते हैं कि हम तुमको अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे। और जब दामाद स्वीकार इसको नहीं किया जाता है तो इसीलिए देखिएगा कि अंग्रेज में ना रानी का प्रचलन ज्यादा है। वहां पे वो कह लिया कि हम तो मान लेंगे कि ये मेरी, जिससे तुम प्यार कर रहे हो, मेरी रानी है। अंग्रेजों ने कहा लेकिन तुम मेरे राजा नहीं बन सकते। तो इसीलिए देखिएगा कि अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स में क्या होता है, एक रानी की परंपरा चलती है कि महारानी की खानदान, एलिजाबेथ ये एलिजाबेथ हो, एक परंपरा चलने लगता है। ठीक है, तो ये बातें चलती है। और जब आगे ये लोग जाते हैं तो पुर्तगाली भी क्या करते हैं, पुर्तगालियों से शादी कौन कर लेता है, वहां पे अंग्रेज का शादी कर लेता है और मुंबई दहेज के रूप में पुर्तगाली उसको दे देते हैं। तो इनकी पॉलिसी ना बहुत खतरनाक थी। ठीक है, इनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक थी। और आप लोगों को लगता है कि आज के जमाने में प्रचलन है ना शादी ब्याह का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये प्रचलन बहुत पुरानी परंपराओं से चली आ रही है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से ये परंपरा चली जा रही है। कई लोग अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए ये सब काम किया करते थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा हम बात करेंगे तो बात करते रह जाएंगे। अच्छा तो लगेगा, लेकिन अच्छा लगेगा, सिलेबस भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन आपके हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी कि क्या कहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान, मध्यकाल के दौरान, यानी कि मिडाइवल पीरियड के दौरान सबसे पहले जो है ट्रेड रिलेशन जो है भारत से किसका बना। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है। अब देख लीजिए किस पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न मुझे याद है कि पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि मिडाइवल पीरियड में सबसे पहले भारत से व्यापार जो किया गया, किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। अब एक प्रश्न पूछा गया है, जाकर देखिएगा कि जो भी यूरोपियन आए हैं ना भारत में, उनका क्रम पूछता है कि किस क्रम में भारत में आए हुए हैं। और इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सारे कंफ्यूजन, सारी डाउट्स आपको मैं क्या करूंगा यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहले सवाल पूछता है कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का जो ऑर्डर था, सीक्वेंस था, वो किस क्रम में आए थे। सवाल कई बार आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहां पर दो चीजें बन पाती है। अगर आपको ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत में आए थे। ये तो इतना तो आपको हिंदी इंग्लिश तो सेम ही होगा ना, तो इसमें इंग्लिश नहीं रखे हम। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं 1498 में। आपको पता है कि 1498 वास्को डी गामा भारत आता है और जमेरीन क्या करता है, उसका वेलकम करता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो 1498 में सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आते हैं, और उसमें कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए कि सबसे पहले भारत में प्रवेश किसका हुआ, तो याद रखिएगा सबसे पहले पुर्तगाली क्या करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई लोगों के मन में चलेगा कि सर आप तो कह रहे हैं कि यहां पे डच आए हुए थे, और यहां पे लिखा हुआ है कि कई जगह हम बुक्स में देखते हैं, जैसे क्राउन में भी देखिएगा तो ये चीज गलत लिखा हुआ है। मैं आपको क्लियर बता दूं, क्राउन में ये चीज जब लिखा है कि इसके आगमन का क्रम, और जाके क्वेश्चन बनाइए गलत कर दीजिएगा। यहां पे क्या किया है, वो अंग्रेज लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, डच लिखा हुआ है, इंटरचेंज किया है। लेकिन वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। मैंने कहा कि इनका आगमन का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आते हैं और उसमें वास्को डी गामा आता है। दूसरे नंबर पे कॉर्नेलिया हाउटमैन आता है जो डच रहता है, तो याद रखिए डच आता है। डच कब आते हैं, 1595। कई बुक में 1596 दिया है, लेकिन 95-96 तक ये रहता है 2 साल। 95 आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगीज आते हैं, पी डी, मतलब कि सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर डच आएंगे। डच कब, 1595 में आएंगे। उसके बाद से अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आएंगे, और उसके बाद से फ्रेंच आएंगे। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीडीएफ। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो पीडीएफ में बीच में ए लगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पीडीएफ और बीच में ए आ जाएगा। तो अंग्रेज कर लीजिए, चाहे अगर इंग्लिश करना है तो ई कर लीजिए, कुछ भी चलेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, पुर्तगीज आएगा। उसके बाद से 1595 में डच आते हैं, उसके बाद से अंग्रेज आते हैं और फ्रेंच आते हैं।
अब ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है कि कई बुक्स में आपको लिखा रहता है कि दूसरे नंबर पे अंग्रेज आए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब भी पूछे ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज के बाद से डच आए थे, डच के बाद से अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद से फ्रेंच आए थे। क्यों ये क्रम याद रखना है कि आए तो सबसे पहले डच थे, कर्नेलिया हाउटमैन आया था 1595 में, लेकिन ये किया क्या, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट जो था ना इससे पहले अंग्रेज कर लिए। आगे चल के मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आया तो पुर्तगीज के पास डच था, लेकिन ये कंपनी अपना पहले नहीं बना पाए, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाए, और इनके पहले जो है अंग्रेज कंपनी बना लेते हैं। इसीलिए जब पूछा जाए कि कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट का क्रम बताइए कि किसका किसका कब हुआ, तब आपको क्या करना है, पहले पुर्तगीज रखना है, फिर अंग्रेज रखना है, फिर डच रखना है, उसके बाद फ्रेंच रखना है। लेकिन अगर भारत में आने का ऑर्डर पूछा जाए, सीक्वेंस पूछा जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पुर्तगीज आए पी, उसके बाद डच आए डी, उसके बाद से अंग्रेज आए ए, उसके बाद से कौन एफ आए, फ्रेंच आए। और कब कब आए, 1498, 1595 और 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर को होती है, और उसके बाद से 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और जितनी भी कंपनीज बनी ना, सारी कंपनीज का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच इंग्लिश, मतलब तो सारे में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पूर्व की तरफ ये आए थे। ठीक है, ये पश्चिम के लोग थे और पूर्व की तरफ आए थे। तो कभी भी सवाल पूछा जाए कि इनका क्रम क्या था, याद रखिएगा पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और क्या इंग्लिश और फ्रेंच, ये क्या हो जाएगा, इनका क्रम हो जाएगा। अब आगे आइएगा तो पूछा जाएगा कि कंपनी की स्थापना जो था, ऑर्डर ऑफ कंपनी एस्टेब्लिशमेंट जो था, इनका ऑर्डर क्या था। तो मैंने अभी बोला कि पुर्तगीज तो पहले आए थे, ठीक है, लेकिन डच इनके बाद आ गए थे 1595 में, लेकिन कंपनी इससे पहले 1600 में ही एस्टेब्लिश कर लिया, कौन, अंग्रेज लोग। उसके बाद कंपनी कौन बनाता है, 1602 में डच बनाते हैं, 2 साल बाद इसके। तो इसीलिए अगर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो आपको 2 नंबर पे इंग्लिश आ जाएंगे, अंग्रेजी ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, और 3 नंबर पे डच आ जाएंगे, 4 नंबर पे डेनिस आ जाएंगे, और 5 नंबर पर फ्रांसीसी आ जाएंगे। इसका कोई महत्व नहीं है, एग्जाम में कभी आज तक पूछा नहीं है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगीज 1498 में कंपनी बनाते हैं, उसके बाद से अंग्रेज 1600 में कंपनी बनाते हैं, उसके बाद से डच 1602 में कंपनी बनाते हैं, उसके बाद से डेनिस 1616 में कंपनी बनाते हैं, डेनिस मतलब डेनमार्क के लोग यार, फ्रांसीसी 1664 में कंपनी बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये भारत में कंपनी नहीं बना रहे हैं, ये मतलब कि एक कंपनी, समझ रहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना कंपनी का करते हैं, नहीं कहते कंपनी का नाम, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बना लिए भारत में आके। ये सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी का नाम रखे अपना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इनका फॉर्मेशन हो गया, हम क्या बनाएंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे, ये लोग कहेंगे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे। तो ये अपना कंपनी का एक एस्टेब्लिशमेंट बना लिए, ऑर्गेनाइजेशन एक बना लिए, लेकिन अभी भारत में जो है फैक्ट्री जो लगाएंगे वो अलग होगा। ठीक है, तो 1602 में डच वाले बनाए, डेनिस 1616 में बनाए, फ्रांसीसी 1664 में बनाए। तो मुझे लग रहा है कि आपको कभी भी पूछा जाए कि भारत में आने का क्रम, ऑर्डर उसका, तो पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, डेनिस, फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो पुर्तगीज, उसके बाद से अंग्रेज, उसके बाद से डच, फिर डेनिस, और उसके बाद क्या होगा, फ्रांसिस होगा। मुझे लग रहा है कि यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं, और यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसको मैं आज क्लियर करूंगा। बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे तो ये तो आपको क्लियर है कि पहला पुर्तगीज कंपनी जो था भारत में, अब एक्चुअली क्या है कि वो कंपनी का नाम रख लिया अपना, डच इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम रख लिया अपना, लेकिन भारत में फैक्ट्री लगाना स्टार्ट किए अब ये लोग, मतलब ये क्या, ये फैक्ट्रीज लगाना भारत में स्टार्ट की। फैक्ट्रीज इसलिए लगाते थे ये लोग भारत में क्योंकि पता है कि भारत में बहुत सारी चीजें क्या होती थी, भारी चीजें हैं। अगर मानो कि मैं कहूं कि भारत से क्या लेके जाना है इसको, भारत से मतलब इनको चीनी का व्यापार अगर करना है तो भारत से गन्ना लेके जाएंगे आपको यूरोप में, और यूरोप में गन्ना की पेराई करेंगे और वहां पे गुड़ और चीनी बनाएंगे। कितना परेशानी होगा, एक तो जाने में इतना समय लगेगा, आने में इतना समय लगेगा। ये मसालों का व्यापार भारत से बहुत ज्यादा करते थे। अगर धनिया इनको लेके जाना है तो 10-15 दिन जाने में इनको लग जाता था सी रूट से। तो अगर धनिया यहां से लेके जा रहे हैं अपने यूरोप में कमाने के लिए कि वहां जाकर धनिया अपना बेचेंगे, क्योंकि मसाला जो है बड़ा पॉपुलर था, क्योंकि डच हो गए ये लोग बड़ा चिकन मटन वगैरह खाते थे, और चिकन मटन में ये लोग मसालों का यूज बहुत ज्यादा करते थे, इसीलिए व्यापार के साथ साथ इसके शौकीन भी थे ये लोग। तो इसीलिए यहां से भारत से मसाला वगैरह लेके जाते थे, कपड़ा वगैरह लेके जाते थे। तो अगर धनिया लेके जा रहे हैं तो धनिया को लेके जाएंगे वहां सूख जाएगा। अगर कपड़ा लेके जाना है तो भाई कपास यहां से लेके जाएंगे क्या हम, नहीं। तो इसके लिए उस रॉ मटेरियल को छोटा करके और प्रोडक्ट में बदल के लेके जाते थे। यानी कहने का मतलब मानिए यहां पर एक फैक्ट्री बना ली ये लोग,
यहां फैक्ट्री बना लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर भारत में फैक्ट्री एक बना लिए तो यहां पर क्या करना है, इनको गन्ना लाए भारत से ही, और गन्ना लाके क्या करेंगे, डायरेक्ट लेके जाना पड़ता है यूरोप इनको। तो अब क्या करते हैं, ये गन्ना लेके कहां जाते हैं, इस फैक्ट्री में जाते हैं। भारत में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश है, चाहे आपका कोचीन में हो गया, चाहे मसूलीपट्टनम में हो गया, चाहे आपको सूरत में हो गया, तो इस फैक्ट्री में पहले लेके जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गन्ना का प्रचलन कम था, और यहां जाके क्या करेंगे, चीनी निकालेंगे, तब चीनी को यूरोप में ले जाके बेचेंगे। तो भारत में जो कंपनियां बनाए थे ये लोग, तो ये तो उनके नाम से कंपनी था जो कि वहां से राज करती थी आके कि हम इस कंपनी के लोग हैं। जैसे मानिए टाटा आया, तो टाटा तो एक कंपनी का नाम है ना, महिंद्रा आया तो महिंद्रा एक कंपनी का नाम है ना, तो वैसे ही उनका नाम था पहले वाला। लेकिन आके अगर टाटा अपना ब्रांच खोल रहा है कहां पे, पटना में, टाटा अपना ब्रांच खोल रहा है, महिंद्रा अपना ब्रांच खोल रहा है गुड़गांव में, तो उनका फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गया वो। ठीक है, तो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जो था इसलिए किया गया क्योंकि सारी चीजों को डायरेक्ट नहीं लेके जाए, रॉ मटेरियल को हम यहीं क्या करें, निकाल के हल्का कर ले, उसके बाद से अपने यूरोप में लेके जाए और इसका व्यापार करें। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली जो थे एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और कहां पर करते हैं, केरल के कोचीन में, और 1503 में। सोचिए कि कितने ये सारे गद्दार थे ये लोग, अंग्रेज भी गद्दार, डेनिस भी गद्दार, फ्रांसीसी भी गद्दार, डच भी गद्दार, और पुर्तगीज भी गद्दार। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 में भारत में अभी आएगा कुछ देर में ठीक है, अब बताइए कि जब वहां से आता है तो केरल के कोची के शासक को जेमोरिन कहा जाता है। जेमोरिन इसका स्वागत करता है वास्को डी गामा का, याद होगा कालीकट जब आता है आपको पश्चिमी इस तट पे, तो क्या करता है आपको यहां पर जेमोरिन क्या करता है, इसका स्वागत करता है। किसको, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा क्या था भाई, पुर्तगीज था। जेमोरिन स्वागत करता है, और आगे चल के बेचारा इसी कोची को ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं। फैक्ट्री बनाने का मतलब आधिपत्य स्थापित करना, उस पर अपना अधिकार स्थापित करना। ठीक है, तो बताइए कि जहां के राजा ने इसका स्वागत किया, उसी को बाद में चल के वहां पे फैक्ट्री बना के और उसको हड़प लिए। आप सोच सकते हैं कि कितने गद्दार थे ये लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली जो है कंपनी पुर्तगीज लगी थी 1503 में, कहां पर लगाया गया था, तो याद रखिएगा कोचीन के केरल के 1503 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा कन्नूर में 1505 में लगता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पुर्तगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना कहां किया था, तो याद रखिएगा कोची में। कब किया था, 1503 में। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कब, अब वहां देखिएगा सर 1602 लिखा था, 1602 में उनका कंपनी बना, लेकिन फैक्ट्री भारत में एस्टेब्लिशमेंट कब किए, ये मसूलीपट्टनम में किए। इसी को मछलीपट्टनम कहते हैं, मसूलीपट्टनम कहते हैं। कहां पर ही, आंध्र प्रदेश में 1605 में। तो मैंने कहा कि पुर्तगीज जो थे कब, 1503 में। कहां पर, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाए भारत में। डच जो है मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री बनाए 1605 में। और अंग्रेज जो है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कई सारे बुक में लिखेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जहां पे डच करते हैं। कई सारे बुक में लिखा रहेगा कि अंग्रेजों की पहली कंपनी एस्टेब्लिश कब, सूरत में बनी थी। अब बताइए सर कि इसमें क्या कंफ्यूजन है, और क्या सूरत और ये मसूलीपट्टनम का क्या इतिहास रहा है, क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली कहानी क्या था, ये भारत था, और भारत में एक जगह है सूरत। स्टोरी याद रहेगा तो कभी आप गलत नहीं करिएगा, बार बार आंसर सूरत ही लिया जाता है कि जो है पहली जो है ब्रिटिश फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट भारत में कहां पे हुआ था, तो 1613 में सूरत में हुआ था। बार बार आंसर में यही लिया जाता है। तो सर ये कहानी क्या है जो आप कह रहे हैं? कहानी ये है कि सबसे पहले जो है ये लोग कहां पर आते हैं, गुजरात के सूरत में ही आते हैं। ये कौन? अंग्रेज। कब? 1608 में। अच्छा, दो अंग्रेज यात्री का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, दो अंग्रेज यात्री का आपने नाम सुना होगा, एक को टॉमस रॉ कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, विलियम हॉकिंस कहा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि 1608 में उधर से हॉकिंस जब चलता है अंग्रेजों की तरफ से, इसको दूत बना के एम्बेसडर बनाकर भेजा जाता है, इसको कैप्टन हॉकिंस को। तो हॉकिंस को जब भेजा जाता है भारत में एक दूत के तौर पे, एक एम्बेसडर के तौर पे, एक राजदूत के तौर पे, एक मैसेंजर के तौर पे, तो इसको यह पता रहता है ना, जब
अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई? 16 दिसंबर 1600 में। सबको पता है, रानी के राज में 15 साल के लिए बनाया गया था ये कंपनी भारत में अंग्रेज की बनी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सॉरी 31 दिसंबर 1600 को बनी थी ये। वहां पे एस्टेब्लिशमेंट इसका हो गया कि हाँ, हमारे कंपनी का क्या नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1600 में बनी थी ये। लेकिन उसके बनने के बाद भारत में इनको पता चला कि भारत में राजा कौन है भाई, मुगल एम्परर कौन था उस समय, बताएगा कोई? अकबर साहब थे। कौन था? अकबर था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को, तो भारत में राजा कौन हुआ करता है? मुगल बादशाह अकबर हुआ करता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उस समय राजा भारत में, राजा कह सकते नहीं, मुगल बादशाह कौन था भारत में? तो याद रखिएगा अकबर था, क्योंकि 1600 में अकबर ही था। तो उधर से जो फरमान लेके चला था ना, जो संदेश लेके चला था हॉकिंस, किसके लिए चला था? अकबर के लिए चला था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की गई थी, उस समय तो अकबर ही था वहां राजा, बादशाह भारत का, मतलब मुगलों का बादशाह। तो ये फरमान लेके चला था हॉकिंस जो है 1608 में, किसके लिए? अकबर के लिए। लेकिन जब यहां आता है तो उसको पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई होती है, और 1605 से शासन किसका शुरू हो जाता है? जहांगीर का शासन शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यहां पर हॉकिंस जो है चलता है किसके फरमान लेके? अकबर के लिए, कि चलो भाई अकबर को हम कुछ बातें कहेंगे, उससे कुछ अधिकार लेने की कोशिश करेंगे, अपना संतावना देंगे तो कुछ हमको मिलेगा। कहां चला गया यार? ये परेशान करके एक मक्खी रखी हुई है यार, क्या बोले अब हम। देख रहे हो, एक मक्खी परेशान करके रखी हुई, बैठ के उड़ा दी सारा। तो मैंने क्या कहा कि 1608 में जब हॉकिंस चलता है, तो हॉकिंस किसके लिए चलता है दरबार में? ये चलता, मानोगे कि नहीं तुम, ये चलता है किसके लिए? ये अकबर का फरमान लेके चलता है। लेकिन जब यहां पर आता है तो पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, और 1605 से लेकर 1627 तक का शासन किसका रहता है? आप जाके पढ़िएगा तो जहांगीर का शासन रहता है। ठीक है, जहांगीर का शासन रहता है। अब जहांगीर के शासनकाल में ये आता है, तो मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है, यहां पर वो फैक्ट्री स्थापित करने की बात करता है। तो ये तो यहां पर आके क्या करते हैं, यहां पे 1608 में अपना बिना परमिशन के ही क्या करते हैं, छुटपुट का मतलब कहते हैं ना कि मकान बनाते थे, ईंट गिराना स्टार्ट करते हैं, बालू गिराते हैं, सीमेंट गिराते हैं, गिट्टी गिराते हैं। तो अपना धीरे धीरे अपना एक्टिविटी ये लोग स्टार्ट कर दिए। कहां पर? सूरत में 1608 में। कौन? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन जब ये हॉकिंस जाता है और वहां पर जहांगीर मिलता है, तो जहांगीर क्या करता है? इसको मना कर देता है कि फैक्ट्री अब हमको भारत में नहीं लगाने देंगे। तो इस काम को क्या किया जाता है, ये स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही अंग्रेज फिर कहां शिफ्ट करते हैं? आंध्र प्रदेश में आते हैं, और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम एक जगह है, यहीं पे क्या करते हैं 1611 में अपना एक फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, और ये फैक्ट्री जो 1608 में स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में टर्म्स वगैरह आते हैं, उससे पहले ही क्या होता है, फिर से परमिशन मिलता है, और ये फैक्ट्री ये भी कंप्लीट कब हो जाता है? 1613 में कंप्लीट हो जाता है। कहां का? सूरत का फैक्ट्री। समझ रहे हैं ना? तो मैंने कहा कि अंग्रेज सबसे पहले फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किए कहां पर? भारत में 1608 में, सूरत गुजरात में। लेकिन यहां पर कुछ असुविधाएं आई, कुछ ऑब्जेक्शंस आए, जिसके कारण ये शिफ्ट होकर कहां चले गए? ये लोग आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम चले जाते हैं। वहां पे 1611 में अपना कंपनी का स्थापना करते हैं, और उस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के जस्ट बाद ये जो कंपनी बन रही थी, ये भी फाइनल हो जाती है कब? 1613 में। अब सवाल इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भारत में पहली कंपनी जो है अंग्रेजों ने कब बनाई? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम चांस जो है आपको सूरत ही ऑप्शन लेना है, और आज तक सूरत ही पूछा गया है। अगर सूरत ऑप्शन में नहीं रहे, मसूलीपट्टनम रहे, तो आप मसूलीपट्टनम ले सकते हैं। या फिर अगर पूछे कि भारत के ईस्ट एरिया में, पूर्वी तट पे, अगर ईस्ट कोस्ट पे, मतलब पूर्वी तट पे पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री कौन थी, तब लिखिएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, पश्चिमी तट पे पहली फैक्ट्री कौन थी? सूरत। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन थी? सूरत। क्यों सूरत? क्योंकि शुरुआत 1608 में ही हो चुका था, भले कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री हमारे हिसाब से माना जाता है सूरत को ही कहते हैं, क्योंकि शुरुआत इसी की हो चुकी थी। तो कभी भी आप देखिएगा, जो आंसर लिया है ना एग्जाम में, हमको आंसर सही करना है, तो आंसर भी आपको दिमाग से टिक करना है। कभी भी पूछे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां बनी थी, तो आंसर करना है क्या? सूरत। और फ्रांसीसी भी 1668 में पहली कंपनी सूरत में ही बनाते हैं।
तो याद रखिएगा कि पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब बनी थी, तो 1613 में कहिएगा, कहां पर, सूरत में। और डेट पूछेगा तो 1613 मारिएगा, ना कि 8 मारिएगा। और मछलीपट्टनम में 1611 में। तो 99% केस में आंसर जो होता है सूरत ही होता है, क्योंकि शुरुआत आपको सूरत की ही शुरुआत पहले हुई थी। तो यहां पे मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर देखिएगा, कहां चला गया यार, फैक्ट्री कहां बन रहा है। हाँ, यहां पर अगर देखिएगा, कहां चला गया यार, वो पेज ही डिलीट हो गया क्या, वो पेज ही डिलीट हो गया, ठीक है, वो पेज डिलीट हो गया, ठीक है, जहां पे फैक्ट्री बन रहा था। तो पहली फैक्ट्री 1503 में कहां पे, कोची में लगती है, ठीक है। फिर डचों की फैक्ट्री 1605 में लगती है, ठीक है, मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों की फैक्ट्री 1613 में कहां पर, सूरत में लगती है। लेकिन शुरुआत हमने लिखा है कि 1608 में हुआ था, और ये कंप्लीट कब हुआ, 1613 में हुआ। लेकिन पहली फैक्ट्री 1611 में एक मछलीपट्टनम में भी एस्टेब्लिश अंग्रेजों ने किया था। और आखिरी जो थे कौन थे, फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसियों की पहली कंपनी जो था 1668 में कहाँ स्टेब्लिश हुई थी, आपको सूरत में ही स्टेब्लिश हुई थी। तो यहां से खूब सवाल पूछे जाएंगे कि फ्रांसीसी ने पहली कंपनी कहाँ स्टेब्लिश की, सूरत में। कब, 1668 में। अंग्रेजों ने कहा कि सूरत में 1613 में। आपको पुर्तगाली ने कहा कि 1503 में, कहां पर, कोची में। उसके बाद से पूछेगा कि आपको डचों ने पहली फैक्ट्री कहां स्टेब्लिश की, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में। ये सारी घटनाएं आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, सारी घटनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, अब आते हैं टॉपिक पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम जब सेम है तो नाम जो है टर्म यूज किया जा सकता है, लेकिन नाम तो वही होगा ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, पुर्तगालियों से शुरुआत होती है। और पुर्तगाली जो है, कई बुक्स में आप देखिएगा 20 मई लिया गया है, लेकिन आप 17 मई को ही सही मान के चलिए। मैक्सिमम जगह मैंने देखा है 17 मई, स्पेक्ट्रम भी 17 मई यूज करता है, ठीक है। 17 मई 1498 को पहला पुर्तगीज भारत में इंटर करता है, जिसका नाम है वास्को डी गामा। और किसके हेल्प से आता है, एक जो था रूट दिखाने वाला आदमी था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो वास्को डी गामा जो है अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों का सी रूट का यात्रा करके ये 17 मई 1498 को भारत पहुंचता है। कहां पर, केरल के कालीकट में पहुंचता है। और वहीं पे वहां का शासक जो है, रूरल जो है, जेमोरिन क्या करता है, उसका स्वागत करता है। और 1502 ईस्वी में ये पुनः भारत आता है, ठीक है। एक सवाल यहां से बनता है कि हमसे कई लोग जवाब देंगे कि वास्को डी गामा भारत में कितने बार आया है। सबको पता है कि वास्को डी गामा 1498 में आया है, लेकिन सवाल मैंने आपसे यह पूछा कि वास्को डी गामा जो है भारत में कितने बार आया है। देखते हैं कि कौन जवाब दे रहा है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। बताइए, देखते हैं कि कौन जवाब दे रहा है। वास्को डी गामा जो भारत में है कितने बार आया है। हाँ, एक आदमी का जवाब सही आ रहा है अभी तक। नहीं, ऊपर भी एक आदमी, शिल्पी भी आंसर सही कर रही है। शिल्पी सही कर रही है, आदिति का भी सही आया, सुजीत का भी सही है, मेरा कमेंट सब ऊपर था। पुष्पा का भी सही आया, 3 बार आया हुआ है। कब कब आया है कोई बताएगा हमको। दो तो डेट में यहां पे लिख दिया हूं, गूगल नहीं सर्च करना है किसी को। बहुत बार आया है, मतलब 3 बार, ऐसे माना जाता है कि 3 बार है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है किसका, रंजीता का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये जो है 1498 में पहली बार आया था, 1502 में दूसरी बार आया था, और 1524 में आया कि यहां पे रहा ही रह गया, मर गया यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको तीसरा बार वाला ध्यान नहीं रखना है, कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा बार पूछा जा सकता है कि पहली बार 17 मई 1498 को भारत में आया था, लेकिन दूसरी बार भारत में इसकी एंट्री कब होती है, 1502 में एंट्री होती है, पुनः भारत आया हुआ था। लेकिन अगर आपसे मैं सवाल करूं कि कौन सा वैसा दूसरा पुर्तगीज व्यक्ति था, कौन सा पुर्तगीज था जो भारत में आया था, दूसरा आदमी। पहला आदमी वास्को डी गामा हो गया, लेकिन दूसरा था 1500 ईस्वी में आया था, कौन, जिसका नाम था आपको
पेड्रोज अल्वारेज कैब्राल। क्या नाम था इसका? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इनका अलग अलग बुकों में नाम अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपको सुगंध यही नाम का आएगा। ठीक है, क्या मैंने कहा कि पेड्रोज अल्वारेज कैब्राल जो था 1500 ईस्वी में भारत आया था, तो 1498 में वास्को डी गामा, 1500 में कैब्राल और 1502 में फिर वास्को डी गामा। तो अगर पूछा जाए दूसरा व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा सेकंड कौन था? पेड्रोज कैब्राल था, जो कि भारत में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ कि भारत में वास्को डी गामा जब भारत में आता है, इसकी कहानी बड़ा मजेदार है। वास्को डी गामा जब भारत में आता है ना, तो यहां पे जेमोरिन जो था, केरल में जेमोरिन इसका क्या करता है, कालीकट तट पे वेलकम करता है। लेकिन वेलकम करने के साथ क्या करता है कि एक जहाज पे मसाला लाद के भेज देता है इसको। ठीक है, क्या करता है ये? एक जहाज पे मसाला लाद के इसको भेजता है, और इसको जब पता चलता है कि मसाला काफी बेनिफिट हो सकता है, तो एक खुद का जहाज फिर से लेके ये फिर से पे इस पे क्या करता है, मसाला लोड करके ये कहां लेके जाता है? पुर्तगाल लेके जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पुर्तगाल लेके यहां से मसाला लेके जाता है, तो वहां पे जितने इसके पूंजी था ना, उसका 60 गुना का मुनाफा हुआ था। यानी कि अगर 1 लाख, मतलब सारा काट कूट के, मतलब समझिए कि रास्ते में जाना आना जितने खर्चे हुए थे सबको अगर काट दिया जाए, तो अगर 1 लाख का सामान ये लेके यहां से गया था खर्च करके, तो वहां पे 60 लाख इसको मिला। मतलब इस कितना मुनाफा? लगभग 60 लाख का इसको 60 गुना मुनाफा इसको हुआ था। अब बताइए, किसी को लत लग जाएगा कि किसी बिजनेस में अगर इसको 60 गुना मुनाफा होने लगे, तो कोई बिजनेस छोड़ेगा? तो इसीलिए फिर से ये 1502 में फिर से इसको मुंह लग गया है, तो फिर आता है भारत में। ठीक है, फिर जाता है, फिर 1524 में आता है। तो ये लोग का थोड़ा सा, जब यहां से ये लेके जाता है ना, ठीक है, तो वहां पे जो उसका वहां का पुर्तगाल का राजा रहता है। कोई बताएगा कि उस समय पुर्तगाल का राजा कौन हुआ करता है? कोई बताएगा हमको? देखते कि कौन जवाब दे रहा है। कोई बताएगा? कि जब वास्को डी गामा को वहां से भेजा जाता है, तो पुर्तगाल का उस समय राजा कौन हुआ करता है? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हेनरी नेविगेटर के सहायता से भेजा जाता है वो। बिल्कुल, राजा मैनुअल होता है, नेविगेटर तो उसको क्या करता है? नेविगेटर उसको ये रूट का मतलब ये करने वाला वो होता है। लेकिन उसका मैनुअल प्रथम ने उसको भेजा था। दूसरी बार जब ये आया था, जब वहां पे जाके मैनुअल प्रथम को पता चला कि इतना फायदा हो रहा है, तो वहां पे क्या किया गया, एक बातें चलने लगी कि अगर हमको एक व्यापारी जो है, एक ट्रेड करने वाला, वहां से अगर जहाज पे लाद के सामान, शिप पे लाद के सामान ला रहा है और उस सामान से 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, तो अगर वहां पे, कहा कि कब की बात है ये, 1498 की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहां पे अपना प्रशासन अगर हम लोग बना ले, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था अगर वहां पे हम स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो हमको कितना बेनिफिट होगा सोचिए। और यही सोचते हुए क्या किया जाता है, मैनुअल प्रथम के द्वारा वहां पे एक गवर्नर बनाया जाता है, वायसराय बनाया जाता है, और उस वायसराय को क्या किया जाता है, भारत में भेजा जाता है। और उस वायसराय में पहला वायसराय कौन होता है? वो पहला वायसराय होता है कौन? जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समझिएगा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ये वास्को डी गामा की स्थिति देख के पता चल गया था कि बहुत भारत में बेनिफिट होने वाला है। तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या किया जाए, स्टेब्लिश किया जाए। तो क्या किया गया, इसको एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। ये वायसराय कब से कब तक रहता है? तो याद रखिएगा, ये पुर्तगीज का पहला वायसराय या फिर गवर्नर कहा जाता है। ये क्या है, ये ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, और इसने क्या परस्यूड किया था, क्या इसने स्टार्ट किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी।
जिसको क्या कहा जाता है, नीले जल की नीति या शांत जल नीति, शांत जल नीति कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि नीला जल नीति या शांत जल नीति की शुरुआत किसने किया था, तो आपको क्या जवाब देना है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था, तो यही फ्रांसिस्को डे अल्मीडा किया था। कब ये आया था भारत में, ये कब कार्यकाल में रहा था, तो इसका टर्म पीरियड था आपको 1505 से लेकर 1509 तक। इसका स्पेलिंग लिखना है तो लिखा तो है स्पेलिंग यहां पर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब क्या इसमें स्पेलिंग लिखना है आपको, तो आपको जो क्या होगा, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किसने किया। सवाल क्या पूछा जाएगा आपको अल्मीडा से, सवाल ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पुर्तगीज आपको वायसराय या गवर्नर कौन हुआ करता है, आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया, नीले जल नीति की स्टार्ट किसने किया, तो जो पहला गवर्नर वायसराय हुआ करता है अल्मीडा, उसने स्टार्ट किया। ये क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि इनको पता चल गया, पुर्तगीज को क्या हो गया, पता चल गया कि अगर हमको कहीं देश में अगर अपना क्या करना है, व्यापार यानी कि ट्रेड का एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो सी रूट को हमको क्या करना पड़ेगा, सी रूट पे कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है, सी रूट पे क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। तो इसी के लिए सी रूट को तगड़ा करने के लिए, यहां पर नाव की व्यवस्था करने के लिए, नेविगेशन की व्यवस्था करने के लिए इसने क्या किया, एक नीति चलाया जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पानी से ही लग रहा है कि पानी पे क्या करने के लिए, अधिकार करने के लिए, इस रूट में अधिकार करने के लिए। आगे जाइएगा तो फिर से अब जब अल्बुकर आएगा तो अल्बुकर को देखिएगा कि हारमूज जो है जल संधि को भी ले लेगा वो, और यहां पर पुर्तगीज क्या करेंगे, अपना डकैती का केंद्र बना देंगे, कहां पर, बंगाल में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि कि कंटिन्यू करें, बताइए। कल से हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से हम किसको देखेंगे, अल्बुकर को देखेंगे, अल्बुकर के बाद से नीनो डी कुन्ना को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग किस पे जाएंगे, आपको डच पे जाएंगे, डच के बाद से इंग्लिश पे जाएंगे, इंग्लिश के बाद से एंग्लो कर्नाटका वार। इसके बाद से चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, नहीं नहीं, कार्टेज सिस्टम दूसरा था, कार्टेज सिस्टम का हम बात बाद में करेंगे। जैसे यहां पर हम लोग चलेंगे जब, तो कार्टेज पद्धति की बात हम लोग यहां करेंगे। कहां चला गया, जब हम लोग आगे आएंगे ना, सब कुछ इसमें लिखा है, बोले ना कोई चीज छूटेगा नहीं आपको। देखिए, कार्टेज अल्मीडा काफिला पद्धति, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे जब जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि पैर में मेरा पता नहीं क्यों दिक्कत लग रहा है, थोड़ा सा पैर से। अच्छा, पुर्तगीज कंप्लीट कर दें, चलिए पुर्तगीज कंप्लीट ही कर देना, आप लोगों का मन है तो कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो हमने पहला क्या देखा, हमने पहला देखा कि भारत में जो है फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय का नाम क्या था, आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जिसका 1505 से लेकर 1509 हुआ करता था। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया, इसने ही किया। अगर आगे बढ़ते हम लोग तो आपको आएगा अल्फेंसो डी अल्बुकर, तो 1505 से लेकर 9 तक वो चला, लेकिन 9 से कौन चलेगा, अल्बुकर स्टार्ट करेगा। ठीक है, अल्बुकर कब से स्टार्ट होगा, 9 से। ये अल्बुकर पता है, ये बोका नहीं होता है, नाम में अल्बुकर लग रहा है तो आपको लग रहा है कि बोका है, ये बोका नहीं है। ये बहुत चालाक होता है, और इसे कहा जाता है, पता है क्या, इसको कहा जाता है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है, नाम का गवर्नर बन के पहले तो आता है अल्मीडा, लेकिन पुर्तगीज एम्पायर का रियल जो है एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, तो आपको कौन करता है, आपको अल्बुकर ही करता है। तो इसको बोका मत समझिएगा, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। सवाल पूछा गया है कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, यही अल्फांसो डी अल्बुकर था, जिसका समय काल कब से कब तक चलता है, तो 1509 से लेके 1515 तक चलता है। इससे पहले कौन होता है, अल्मीडा हुआ करता है। अब 1509 में गवर्नर बन के भारत में, या वायसराय कह सकते हैं, बन के भारत में आता है, और इसको रियल क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। और उसने क्या किया, कोची को, 1503 की बात है, मैंने बोला था ना कि यही ये लोग हैं कि जेमोरिन इनका स्वागत करता है, और वहीं पे कालीकट कोची में ही ये लोग क्या करते हैं, 1503 में कोची को ये क्या बना देता है, हेडक्वार्टर बना देता है अपना। आगे चल के कब बनाता है वो लिखा होगा, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है।
अब बताइए, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये कृष्णदेवराय जो है, पहले जो है कई बार कृष्णदेवराय के समय चीजें हुई थी, लेकिन बीजापुर का शासक का नाम पता है? अगर हम पढ़ेंगे जब वहां पे तो आपको क्लियर होगा कि बीजापुर का एक रूलर रहता है जिसका नाम क्या है, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो बीजापुर के जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे क्या करता है, ये गोवा छीन लेता है। और ध्यान रखिएगा कि आपको कहा जाता है कि गोवा कब छीनता है इससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा छीन लेता है। और इस गोवा से अधिकार तब तक पुर्तगीज का रहता है भारत की आजादी के बाद तक। यानी कि गोवा को छुटकारा कब मिलता है, 1961 में मिलता है छुटकारा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले आए कौन और सबसे लास्ट में गए कौन। यह सवाल पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, और सबसे लास्ट में गए कौन, अंग्रेज नहीं गए, पुर्तगीज गए। क्योंकि गोवा पे अधिकार इन्होंने 1510 में कर लिया था, किससे, जो आपको बीजापुर का शासक रहता है जिसका नाम है यूसुफ आदिल शाह, तो उससे गोवा छीन के इस पर अधिकार कर लेते हैं 1510 में। और ये अधिकार कब तक बना रहता है, ये 1961 तक अधिकार बनता है। और भारत आजाद हो जाता है, तब भी ये साइड में भारत में ही रह के क्या करते हैं, गोवा को अपने हिसाब से चलाते हैं और गोवा पे राज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 1961 में गोवा पुर्तगीज से क्या होता है, आजाद होता है। और पुर्तगीज पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। और कब, गोवा ही छोड़ के लास्ट में गए थे। और ये गोवा छीने किससे थे भाई, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीने थे ये। कब, 1510 में। ये कौन था यूसुफ आदिल शाह, तो बीजापुर का क्या था, ये शासक हुआ करता था। और एक अच्छा काम किया था इसने। क्या अच्छा काम किया था कि सती प्रथा जो होता है ना, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अपोज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। मतलब कि पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया। कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर। यह सती प्रथा को क्या करता है, विरोध करता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या जाने आप, मैंने कहा कि ये क्या है, रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज एम्पायर का, ये दूसरा था। ठीक है, तीसरा क्या है, ये कोची को अपना हेडक्वार्टर बनाता है ये। तीसरा, चौथा बात क्या है कि ये गोवा को छीन लेता है। कब, 1510 में। किससे छीनता है, यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह कौन था, बीजापुर का शासक हुआ करता है। और लास्ट में सती प्रथा को क्या किया, इसने समाप्त किया। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो अल्बुकर का एक और कुछ काम था, ध्यान रखिएगा। यही अल्बुकर था जो 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब कि ये वाला क्षेत्र, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, मलाया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में मलाक्का मंडी जो है वहां पर क्या करता है, उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। और 1515 में फारस की खाड़ी का नाम आपने सुना होगा, जब आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी, तो फारस का खाड़ी का नाम आपने सुना होगा ना। तो फारस की खाड़ी हो गया और हारमूज हो गया। हारमूज जल संधि का नाम आपने सुना होगा कि इधर से क्या है, हारमूज जल संधि है अफ्रीका के पास, और यहां पे क्या है, आपको फारस की खाड़ी है। जब ज्योग्राफी वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करता है ये जो भी हमारा साउथ ईस्ट एशिया था उस पर क्या करता है, ये उधर वो लोग जाते हैं, मलक्का मंडी वगैरह बनाते हैं वहां पर। और 1515 में क्या करता है, ये इधर फारस की खाड़ी, यहां पर ईरान वगैरह के आसपास फारस की खाड़ी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अल्बुकर की बात कर रहा हूं, यहां पर क्या आपको हारमूज जल संधि जो है उस पर ये क्या करता है, इस पे अधिकार कर लेता है। ये क्यों ऐसे अधिकार करते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया होता है। देखिए आप वहां पे ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं कौन, अल्मीडा। इनको पता चल गया था जो काम होगा ये पानी में ही काम होगा, ठीक है, कहीं काम नहीं होने वाला है। तो ये भी फारस की जो खाड़ी है वहां पे क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, और यहां पर आपको हारमूज जल संधि जो है वहां पे क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की कंट्रोल द मलक्का एज इंपॉर्टेंट मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया। 1511 इन 1515 ही स्विच द हारमूज इन द पार्सियन गल्फ, यानी कि पार्सियन गल्फ पे और यहां पे हारमूज पे, दोनों पे क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है। अब ये क्यों ऐसा करता है सुनिएगा। ये यहां पर अधिकार करने का मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं ना, यही भाई इंडियन पैसिफिक ओशियन जो है, यहां पर हिंद महासागर वाला क्षेत्र है और यहां अटलांटिक वाला क्षेत्र है। और इस रूट से जो भी व्यापार होते हैं, माने कि यहां पर कोची की तरफ लोग जाएंगे इधर से आके,
यहां पर आपको जाकर मसूलीपट्टनम की तरफ जाएंगे। तो यहां पर दो जगहों पर अधिकार ये इसलिए करता है, एक प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में और बीपीएससी में भी पूछा गया, उसको बीपीएससी कॉपी किया यूपीएससी वाले प्रश्न को, कि पूछा था कि किसने बंगाल की खाड़ी में हुबली को समुद्री लूटपाट के लिए, डकैती के लिए केंद्र बनाया था। कौन डकैती करता था बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में कौन डकैती करता था? यही पुर्तगीज करते थे। कैसे? क्योंकि दो जगहों पे इसने अधिकार कर लिया और जो भी इधर से जाता था क्या करते थे, यहां इसको लूट के और सामान को कहां पहुंचा देते थे? यहां पर आपको कोलकाता के हुबली में सामान को क्या करते थे? कलकत्ता के हुबली में पहुंचा देते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आगे हम चलिएगा तो हम लिखे हैं मिसलेनियस पॉइंट में लास्ट में लिखा गया होगा कि समुद्री लूटपाट का केंद्र कौन बनाता है भाई? तो ये पुर्तगीज बनाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि कौन समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाते हैं आपको बंगाल की खाड़ी को, बे ऑफ बंगाल को? तो आपको आंसर क्या होगा? पुर्तगीज बनाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। अब जितना पढ़े इसके बारे में उतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब मलक्का भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं तो अगला एक आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। अब नीनो डी कुन्हा को इन्होंने यहां पे कार्यकाल इनका नहीं लिखा है, लेकिन इसका कार्यकाल मैं लिख दूं तो 1529 से लेकर 1538 तक क्या करता है? नीनो डी कुन्हा रहता है, ठीक है। मैं इसको लिखवा दूंगा यहाँ पे, इसीलिए नोट्स पहले मैं नहीं देता हूं। तो 1529 से लेकर 1538 तक रहता है। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो है कोची की जगह क्या करता है? गोवा को राजधानी बनाता है। अब यहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। अब यहां पर ऑप्शन आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे। सवाल पूछेगा कि किसने गोवा को छीन लिया, तो दिमाग में आएगी सर ने बताया था, इसके नीनो डी कुन्हा के बारे में भी कुछ बताया था। ये टर्म पीरियड इसका याद रखिएगा, मैं ऐड करवाऊंगा। तो सर ने इसके बारे में कुछ गोवा के बारे में बताया था, उसके बारे में भी कुछ ध्यान रखिएगा कि अल्बुकर जो है गोवा को 1510 में छीन लिया था उससे, यूसुफ आदिल शाह से, लेकिन उसको जो है कैपिटल बनाया था किसने गोवा को? तो नीनो डी कुन्हा। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछे कि छीना किसने? अल्बुकर ने। गोवा को कैपिटल किसने बनाया? तो 1530 में जो है पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है, 29 में मतलब आता है, और 30 में ये क्या करता है? नीनो डी कुन्हा क्या करता है? कोची को, पहले कोची हेडक्वार्टर रहता है उसके समय, और जब कोची हेडक्वार्टर रहता है आपको किसके समय? अल्बुकर के समय, तो उस समय गोवा छीनता है। और उसके बाद ये आता है नीनो डी कुन्हा, तो क्या करता है? ये गोवा को कैपिटल बना देता है। तो सवाल ये पूछा है गोवा को किसने कैपिटल बनाया? और बाकी नीचे वाली जो चीजें हैं ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान एक बार रख लीजिएगा कि कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुबली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की, और उसने 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि बेसिन में कब? 34 में। दीव पे कब? 1535 में। और आगे पुर्तगीज 1559 में किस पे अधिकार करते हैं? दमन पे, ठीक है। इसमें ऐड नहीं है, इसको भी ऐड करवाएंगे आगे चल के, इसके समय का काम नहीं है ये। तो मैंने कहा कि बेसिन पे 34 में, दीव पे 35 में, और दमन पे 1559 में इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। और ये दो कब्जा हुआ तो कौन था? नीनो डी कुन्हा हुआ करता है, ठीक है। आगे एक गवर्नर आएगा जिसका नाम है मार्टिन डिसूजा। इसके बारे में बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसी समय जो है एक संत होता है जिसका नाम है संत जेवियर। सेंट जेवियर का नाम सुनते हैं ना आप? स्कूल बनता है क्रिश्चियन का, क्योंकि पता है कि पुर्तगीज जो है आपको क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे, रिलीजन को, तो इसीलिए सेंट जेवियर्स वगैरह भारत में बड़ा पॉपुलर हुआ करते। तो जो सेंट प्रसिद्ध जो संत हुआ करते जिनका नाम था क्या? सेंट जेवियर, वो किसके टाइम पे आया करते हैं? तो मार्टिन डिसूजा जो है अगला जो है वायसराय गवर्नर बन के आता है पुर्तगालियों का, तो वो। और देखिए अगला पॉइंट जो है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो बार, एक बार यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि किसने बंगाल की खाड़ी में क्या बनाया था? बे ऑफ बंगाल को समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया हुआ था। तो किस, याद रखिएगा, पुर्तगीज ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये भी सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तोदा द इंडिया नाम कहा जाता है, जो उसका एम्पायर होता था उसका नाम लिया जाता है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरुआत की है भाई? याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया भारत में। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। आप आलू का, तंबाकू का जो है पॉपुलर किसने किया? पुर्तगीज ने किया। अगर आगे चलिएगा तो पुर्तगालियों ने 1503 में केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में स्थापित किया। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं।
ठीक है। और ये पद्धति को मैं जब आगे लड़ाई होगा तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब जो है मैं क्लास एंडिंग के ये हो, क्योंकि मैं थक चुका हूं। उन्होंने तंबाकू की खेती को भारत में क्या किया, भारतीयों को अवगत कराया। साथ में आलू की खेती हो गया, अनानास की खेती हो गया, सबसे अवगत किसने कराया, ये पुर्तगीज नहीं कराए। और भारत में सबसे पहले आए ये 1498 में, और सबसे लास्ट में छोड़ के गए भारत को 1961 में, जब गोवा का अधिकार गोवा पे इनका खत्म हो जाता है। और ये पॉइंट जो ऐड किए हैं, घटना चक्र से ऐड किए हैं, बस इस पॉइंट को आपको रट्टा मार लेना है। इस पॉइंट क्या है, ये प्रश्न पूछा गया, स्टेटमेंट यूपीएससी में पूछा गया है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उन्हें स्थापित किया। स्टेटमेंट दिया है कि पांडिचेरी में किसने अपना कॉलोनियल स्थापित किया, तो याद रखिएगा पांडिचेरी में आपको पुर्तगीज ने किया। इसके बाद से कौन आया इस पे, डेंस पे अधिकार किए पांडिचेरी पे, फिर डचों ने किया, डेंचो हो गया यहाँ पर, अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। जिसके बाद 1753 में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियां स्थापित की। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब कब्जा किया, 1793 में किया। तो बस इसको अभी केवल रट्टा के तौर पे मारना है। जब आगे जाइएगा तीनों को पढ़ लीजिएगा तब जाके कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया कि पहले कौन, पांडिचेरी पे आपको पुर्तगीज, फिर डेंस, फिर डच, उसके बाद फ्रांसीसी, और फिर लास्ट में कब 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया, इस पे कब्जा किया। ठीक है, तो सारा आपको ऑर्डर इसका देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जो है यहीं पे खत्म करते हैं। और मतलब थकान के लेवल मेरा जो है एकदम एक्सट्रीम जा रहा है, तो आज थोड़ा सा यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, समोसा, पपाया, ये सब भी पुर्तगीज लाए, तो बहुत कुछ हो गया। तो आज के क्लास को होल्ड करते हैं यहीं पे। समझ में आ रहा था चीजें ना सारा? खत्म किया जाए। इतना पसीना गिरा के पढ़ाना इतना आसान बात नहीं। मतलब समझिए कि हम अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं किसी चीज़ को समझाने में, और इसके बाद क्या स्थिति होती है ना 2.5 घंटे में, ये हम भी समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको हम अभी टेस्ट सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए, अब हम अप्रैल भर पढ़ाई कर लीजिए। पहले अप्रैल भर थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, तब टेस्ट सीरीज के बारे में बात करिएगा। चलिए, शुभ रात्रि सबको, अच्छे से पढ़ाई करके खा पी के सो जाइए। थैंक यू, गुड नाइट।